भारत के कानून को लचीला यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल उसमें कहा जाता है कि भले चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अपराधी ने थोड़े बहुत नहीं बल्कि 7 कत्ल किए थे और उसके खिलाफ सबूत थे। उसके खिलाफ अदालत ने सज़ा भी सुना दी थी। उससे कहा गया था कि तब तक इसे फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि फांसी के फंदे पर इसके प्राण न निकल जाए। दरअसल पुलिस एक गलती कर जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तब उसकी उम्र कागजों के हिसाब से 12 साल 6 महीने के आसपास होती है, लेकिन उसकी उम्र दिखाती है 22 साल। उसने इसी बात का आधार बनाया और आधार बनाने के बाद कोर्ट से अपील की। कोर्ट से उसकी बात को पूरी तरह से सुना और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको बरी किया जाता है। 7वां कत्ल जो उसने किया था वो 6 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या था। जब वो कत्ल कर रहा था तो उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई, लेकिन उसी बातों पर कोर्ट को ज़रूर दया आ जाती है। इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आने लगेगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। दरअसल पुणे का ही करब रोड पर एक सागर स्मार्ट मार्ट के नाम से एक बहुत ही मशहूर दुकान हुआ करती थी। एक दौर में जिसके मालिक होते थे वो केसरी का एक बेटा था जिसका नाम संजय राठी होता है। दरअसल बात कर रही हूँ 26 अगस्त 1994 की दोपहर का समय हो रहा था। इसी वक्त उनके घर, जो कि इनका घर शीला विहार कॉलोनी का हिमांशु अपार्टमेंट लगता है, हिमांशु अपार्टमेंट में 6 वहाँ से फ़ोन आता है। जैसे फ़ोन आता है तो बताया जाता है कि जो तुम्हारी बहन है हेमलता वो आई हुई है। दरअसल हेमलता इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आई थी, उसने कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए उसने कहा कि रक्षाबंधन के बाद आऊँगी और अपने भाई को राखी बनवाने के लिए। हेमलता को संजय राठी से राखी बंधवानी थी, इसीलिए वो घर पर पहुंच जाती है और साथ में उसका बेटा होता है जिसका नाम प्रतीत होता है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है और उसको लेकर आया था उसका पति भी, जिसका नाम श्रीकांत होता है। जैसे ही सूचना मिलती है कि संजय इतना खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि दोपहर का खाना आज मैं लेके आऊँगा, इसीलिए बाइक लेकर जाता हूँ और सीधा घर पहुँचता है और घर जाने के बाद अपने जीजा जी को प्रणाम करता है और हाथ पाथ मिलाता है, खुश होता है। खाना तैयार हो जाता है और जब खाना तैयार हो जाता है तो जीजा जी को अपने साथ लेकर भी वो संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत को साथ लेकर सीधा दुकान पहुंच जाता है और उस दुकान पर नहीं, बहुत सारी बातें चित करता है और दोपहर के लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास वहां से निकला था और वो अपनी दुकान पर पहुंचा जाता है। और हर रोज़ रात को वो 8 से 9 बजे के आसपास जब दुकान बंद होती थी तभी वो घर पहुंचते थे, लेकिन इस बार जीजा जी आए हुए थे तो इसीलिए वो शाम को 7 बजे ही बसते हैं और अपने पिताजी से कहता है कि केसरी माल राठी जो रहते हैं संजय राठी के मुझे पर जाना है, मुझे, हम घर पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए आज जितनी जल्दी हो सके तुम भी दुकान बंद करके घर आ जाना।
अब संजय राठी जो रहता है अपने जीजा जी श्रीकांत के साथ जैसे ही अपने फ्लैट पहुंचता है, जो कि इस फ्लैट होता है शीला विहार कॉलोनी हिमांशु अपार्टमेंट में, सेकंड फ्लोर फ्लैट नंबर 6। जैसे ही वहां जाता है, दरवाजे घंटी बजाई जाती है तो पता चलता है कि दरवाज़ा से लॉक हो रखा है और आवाज़ लगाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। जीजा और साले दोनों वहां खड़े हुए थे और 10 मिनट तक वेट करते हैं। इसी बीच में वो जो लड़का होता है संजय, वो अपने जीजा जी से कहता है कि नौकरानी तो हमेशा रहती थी, लेकिन आज नौकरानी भी नहीं है, माँ का भी कुछ अता पता नहीं है, दोनों बहन भी ऐसे ही हैं, माँ कहाँ गई। दरअसल उसकी जो बीवी थी जिसका नाम बबीता होता है, वो लगभग 8 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे लगता है कि शायद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। तभी याद आता है कि जो नौकरानी थी उसका क्या काम है हॉस्पिटल में। फिर ये सोच के वो परेशान हो जाता है और इसीलिए सीधा अपने पिताजी को फ़ोन करता है और पिताजी को फ़ोन करने के बाद कहता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, दरअसल चाबी लेने के लिए आ रहा हूँ। एक चाबी घर पर रहती थी परिवार वालों के साथ और दूसरी चाबी रहती थी उसकी दुकान में, और वो जो है वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है और अपनी बाइक लेकर जाता और सीधा चाबी लेकर जब आता है, आने के बाद दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाने उसने प्रवेश किया तो सबसे पहली नज़र जो उसकी रहती है वो उसकी पहुंच जाती है रसोई घर में। तो वो देखता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल 32 साल की जो नौकरानी होती है, सत्यभामा सुधार नाम होता है उसका, जिसका खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जगह जगह विलट पड़ा हुआ था। ये दृश्य देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती है और दरवाज़ा बाहर से बंद हो रहा था। ये सब किसने किया था? अब थोड़ा से और आगे जाता है तो एक कमरे में जाकर देखता है तो कमरे पर उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, नाम रहता है मीराबाई राठी होता है, और उसकी माँ को खून से लथपथ, मतलब देखने के बाद हालत ख़राब हो जाती है। और पास में ही उसका भांजा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है, प्रतीत वो भी अपनी नानी के पास में पड़ा हुआ था। एक कमरे में जाते हैं, यानी कि दूसरे कमरे में जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि उसकी जो पत्नी थी बबीता, जो उम्र जिसकी उफ नाम रहती है नीता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, उसकी भी लाश पड़ी हुई होती है, खून से लथपथ पड़ी हुई थी। साथ ही उसका 2.5 साल का एक बेटा है चिराग, वो भी वहीं पड़ा हुआ था, और पत्नी उसकी 8 महीने की गर्भवती होती है, पत्नी भी उसकी मरी हुई पड़ी थी। अब वो दूसरे कमरे में जाता है, यानी कि पहले कमरे में माँ, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी, और तीसरे कमरे में जब जाकर देखता है तो उसकी जो बड़ी बहन है हेमलता, जो आज ही उसे राखी बांधने के लिए आई हुई थी, 26 साल जिसकी उम्र है लगभग, वो उस कमरे में जाता है तो बहन भी उसकी मरी हुई पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ थी। कैसे हुआ, क्या हुआ? जब वो अपनी छोटी बहन को भी देखती है तो बहन होती है जिसका नाम प्रीति होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। ये 7वां सदस्य है और घर के अंदर अगर पेट में जो गर्भ पल रहा है उसकी संख्या करें तो 8 सदस्य हो जाते हैं। छोटी बहन ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। तभी वो बाथरूम की तरफ जब जाते हैं तो वो बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी और घर के अंदर 7 लाशों पड़ी हुई थी और एक लाश जो गर्भ में पल रही थी वो भी मर गई थी। चीख पुकार मच जाती है और ज़ोर ज़ोर से वो शोर मचाते हैं। आसपास के फ्लैटों में जो लोग रहते हैं वो दौड़ के उधर पहुंचते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद वो 1 ही घंटे या 2 घंटे में 7 विपत हत्याएं जब होती है तो पूरा शहर हिल जाता है। और शाम की संज्ञा टाइम अगर खबर करे तो अखबार वाले आ जाते हैं और उसमें खबर छपती है
इस तरह से एक स्वीट्स बेचने वाले एक राठी साहब के परिवार की किसी ने हत्या कर दी। हत्या का कारण क्या है, हर कोई जानना चाहता था। क्यों हत्या हुई, किस कारण को जानना चाहता था। जीजा और साले का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पिता तक को ये सूचना मिलती है तो पिता भी आते हैं और उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे को भी बख्शा नहीं। इन कुल मिलाकर घर में पल रहे जो बच्चे होते हैं सहित तीनों हो जाते हैं और बाकी 4 महिलाएं थी। 4, 3, 7 या 8, 5 महिलाएं थी और बच्चे जो थी जिसमें से एक बच्चा गर्भ में पल रहा था। टोटल मिलाकर संख्या 8 हो जाती है और 8 के 8 की हत्याएं कर दी जाती है। सबको चाकुओं गोदकर मारा जाता है। किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस इन मामलों की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लगभग पुलिस इसमें सैकड़ों लोगों को खबर राड़ पर लेती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इस परिवार से हर व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल ही नहीं रही थी। तब परिवार के लोगों को बिठाया जाता है और बिठाने के बाद तसल्ली से संजय से पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा क्लू जिसमें तुम्हें याद कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि आखिरकार कौन ये हत्या कर सकता है। क्योंकि हत्या करने के पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी, घर में जब अगर उनके लूटपाट की होती, घटना होती तो लेकिन लूटपाट करने वाली घर के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश करते तो कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। यानी कि दरवाज़ा आराम से खुलवाया जाता है और अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद आराम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसीलिए यही तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि कोई ना कोई ऐसा परिचित व्यक्ति है जो इस घर के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी रखता था। तो इसीलिए पुलिस ने कहा कि ऐसा कौन परिचित है जो घर पर आने पर किसी न कोई ऐतराज़ ना हो। संजय को जब ये बात पता चलती है, संजय जब इस बात को याद करता है तो कहता है कि साहब एक व्यक्ति है जो घर पर कभी भी आ जा सकता है, उसका नाम लिखाया जाता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, जाकर देखती है तो वो वहाँ पर थी ही नहीं, वहाँ से गायब हो गया था और साथ में उसके 3 और दोस्त होते हैं। कुल मिलाकर 3 बंदे होते हैं। एक का नाम राजू सिंह होता है, दूसरे का नाम नारायण राम चेताराम होता है और तीसरा जो साथी था उसका नाम जितेंद्र होता है। तीनों एक चौल में रह रहे थे। वहाँ जाकर देखता है तो चौल में वो थे ही नहीं, वहाँ से वो गायब हो गए थे। अब पुलिस ने उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि राजू सिंह नाम का जो व्यक्ति होता है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से एक मुकाबला एक जगह लगती है, गांव लगती है, वो वहाँ का रहने वाला होता है। पुलिस जब वहाँ जाती है तो उसके बारे में पता करती है तो दरअसल ये जो लड़का है वो होता है 1 जून 1994 को अपने घर के पुणे से निकला था और खाने कमाने के लिए गांव के ही बाकी कुछ लोग जो खा कमा रहे थे पुणे में जो थे नौकरी ढूंढता था। वो 8 जून 1994 को वो मिठाई की दुकान पर नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी तनख्वाह थी कुल कुछ रुपये चाह रहा था, उसकी तनख्वाह बढ़ जाती। हालांकि उसने 2-2.5 महीने के आसपास काम किया था, लेकिन 2-2.5 महीने काम करने के बाद भी उसको लग रहा था कि उससे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि वो नौकरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब नौकरी छोड़ के चला जाता है, यही एक ऐसा शख्स था जो दोपहर में जाता था और घर से खाना लेकर आता था और उसके आने जाने पर कभी किसी को पाबंदी नहीं होती थी, वही आ जा सकता था, रहता था। अब पुलिस को इस राजू की भी तलाश भी थी, साथ ही उसके नारायण राम चेतन राम की तलाश थी और जितेंद्र, इन तीनों की तलाश थी। इन तीनों की तलाश करने के लिए पुलिस ने जब
इधर उधर दाविश करना देना शुरू कर दिया। तो आखिरकार 14 अक्टूबर को ये मिल जाता है और क्या नाम है इसका, राजू सिंह, जो खुद ही सरेंडर कर देता है। और ये जो नारायण राम चेतन राम होता है और दूसरा साथी इसका जितेंद्र था, वो भी मिल जाते हैं। पुलिस इन तीनों को जब हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद दरअसल राजू सिंह जो होता है वो पुलिस को कहानी बताता है। कहता है कि मैं पूरी कहानी बता दूंगा, लेकिन आप मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत। दरअसल वो उससे कहता है कि वो मैंने कोई कत्ल किया ही नहीं हूँ। मैं जिस दिन इस घटना हुई थी, मैं उस दिन घटना को अंजाम भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती नारायण राम ने और जितेंद्र ने कहा था। जब पुलिस ने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी गवाह बन जाऊं तो तुम्हारी मंजिल कुछ आसान हो जाएगी। फिर जब वो सरकारी गवाह बन जाता है और वो पूरे के पूरे सबूत उपलब्ध कराता है, यहीं से कहानी फिर निकल के सामने आती है। दरअसल वो बताता है कि पुणे आया था नौकरी करने के लिए और नौकरी थी मिली, लेकिन उसका तनख्वाह ज़्यादा नहीं था, इसीलिए वो उस नौकरी को बहुत कम समय में छोड़ दिया। और उसके दो और साथी होते हैं, नारायण राम और जितेंद्र, उनकी भी नौकरी छूट जाती है और तीनों बेरोजगार घूम रहे थे। तभी एक प्लान बताते हैं कि क्यों ना कहीं नई नौकरी तलाश करते हैं। और तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना किसी सेठ के घर पर डाका डाला जाए, वहां से पैसे लूटे जाएं और वापस राजस्थान पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कौन से सेठ हैं जिसको आप जानते हो। तो राजू सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम मेरे सेठ के पास चलो, हो सकता है कि वहाँ से कुछ आपको मिल जाए। और इसीलिए उसने तारीख चुनी थी 26 अगस्त 1994 को। और उससे पहले उसने एक चाकू का इंतज़ाम किया। चाकू के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। जितेंद्र के हाथ में एक चांदी का कड़ा था, उसने उस ज्वेलरी के पास बेचा और 90 रुपये का वो बिका। और एक अच्छा सा बढ़िया सा एक चाकू 55 रुपये का ख़रीद लेता है। और एक छोटा सा चाकू जो वो जितेंद्र कुमार के पास रहता है, नारायण राम के पास बढ़िया सा चाकू था, अब उसे लेकर वो सीधे पहुंच जाता है। जब वो घर जाता है तो जाकर देखता है कि संजय राठ जो है वो बाइक से खड़ी है और वो घर पर खड़ी हुई थी। तो पीछे से हट जाता है और दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे आसपास वो वक्त हो रहा था। और ये तीनों साथी राजू, नारायण राम और जितेंद्र अंदर तीनों इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही बाइक वहाँ से जाती है, वो घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी बीच में राजू के दिमाग में क्या आता है कि घर में नहीं जाते हैं, इस काम को ही नहीं करते हैं, ये गलत काम है, वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन जब राजू ने मना कर दिया तो नारायण राम ने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा। जब यहाँ तक आए हैं तो अंदर तक भी जाते हैं। और वो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले नौकरानी मिलती है। नौकरानी देखते ही दरवाज़ा खोल देती है और उसकी आवाज़ सुन के, क्योंकि वो पहले से ही आता रहता था, नौकरानी को ही नहीं पता था कि ये नौकरी छोड़ चुका है। और 26 अगस्त 1994 की ये बात है। जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो नौकरानी पूछती है क्या बात है, कहे हम मालिक से मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे ही मालकिन की बात आती है तो इनकी मीनाबाई राठी से बात आती है। मीनाबाई राठी आती है, उससे कहता है कि 2 और अनजान शख्स थे, एक दिन घर के अंदर जो प्रवेश करते हैं। तो मीराबाई राठी थोड़ा समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है, ज्वेलरी है, जो भी है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, वो मेरे हवाले कर दो।
पूरे घर को खतरा हो सकता है। इसी बीच में बहुत तेज़ बारिश भी पड़ रही थी और जब वो घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो फ्लैट के जितने भी दरवाजे थे उनको बाहर से बंद कर रहे थे ताकि वो खुल ना जाए, और शोर मचा मस्त। तो वो बारिश की आवाज़ से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और सबसे पहले मीराबाई राठी को उसके कमरे में लेके जाते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत सामान वहाँ से मिलता है बताते हैं कि एक 100 के नोट की गड्डी थी और एक 50 के नोट की गड्डी थी और एक 500 की नोट की गड्डी थी और थोड़े से ज्वेलरी थे। शायद लाख रुपये के आसपास की ज्वेलरी रही होगी और ये थोड़ी बहुत ज़्यादा नकदी होंगी। सबसे पहले इस नारायण राम और चेतन राम ने सबसे पहले जो इस घर की मालकिन होती है मीराबाई राठी, वो चाकुओं से गोद देता है और वो मर जाती है। उसके बाद इसके घर के जो संजय राठी उसकी पत्नी है बबीता उर्फ नीता, उसके पास जाता है और वो गर्भवती होती है लगभग 8 महीने की। उसके पास भी जाकर वही डिमांड करते हैं कि भाई जो पैसे हैं, सोना है चांदी है, दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उसका हल्का फिल्का विरोध किया तो उसने उसको भी मार दिया, यानी कि उसको भी मारा। साथ में उसका बच्चा जो पेट में पल रहा था वो भी मारा जाता है, और 2.5 साल का जो उसका बेटा था चिराग, उसे भी मारा जाता है। अब यहाँ जो राजू है, कहा जाता है कि उसकी छोटी बहन प्रीति होती है, इसको तुम बाथरूम में लेकर जाओ और वहाँ से जाने के बाद इसे मार दो। वो जाकर उसको एक मशीन रखी हुई थी, मशीन की जो डोरी थी, डोरी से उसका राजू गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो बच जाती है तो मरती नहीं है। इसके बाद नौकरानी के पास जाते हैं, नौकरानी के पास जाकर उसको भी इसी तरह से हत्या कर देते हैं। अब हेमलता और उसका जो बच्चा था वो बच जाता है, उसके पास भी जाते हैं तो हेमलता लड़ने लगती है, यानी कि फाइट करने लगती है। तभी वह उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। बच्चे की ज़िंदगी या सलामती चाहते हो तो इस बच्चे को हमें दे दो। बच्चा दे दिया जाता है और उसे राजू से कहा जाता है कि इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ आओ। तो लेकिन जितेंद्र कहता है कि मैं इसको छोड़ के आता हूँ। जितेंद्र उसकी नानी के पास छोड़ने चला जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं बल्कि चाकू से गोद देता है। और जितेंद्र ने अभी तक एक ही मर्डर किया था, एक ये वाला। अब वहाँ से सीधा ये तो हेमलता होती है, उसको मार दिया जाता है। अब नारायण राम उसको मारने के बाद वो तड़प रही थी तो उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। राजू सिंह ने मना किया तो इसका रेप मत करो। जब यहाँ से सारा सामान समेट कर जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो प्रीति अभी जिंदा थी, तो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। उसके जो करने की, उससे भी रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी नारायण सीधा बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद कहता है कि तुम्हें एक काम दिया देता हूँ, तुम उसी से भी दंड नहीं कर पाओगी। यानी कि 6वां मर्डर या 7वां मर्डर भी इसी ने किया था। नारायण राम ने राजू को बनाया था 120 का मुलजिम और वो सरकारी गवाह बन जाता है। लेकिन मामला तब कोर्ट में चलता है, तो कोर्ट में चलने के बाद गर्भ सहित बच्चे की बात करें तो 7 कत्ल नारायण करता है और 1 कत्ल करता है जितेंद्र। मामला कोर्ट में चलता है। निचली अदालत 23 फरवरी 1999 को निचली अदालत में फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है और नारायण राम को, साथ ही उसका जो साथी होता है जितेंद्र, उसको मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। तो 22 जुलाई 1999 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है और सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचता है। मामला साल 2000 में जब भी मामला ये इन दोनों की जो फांसी की सज़ा की बरकरार रखी जाती है, एक वक्त ऐसे चलता रहता है। बार बार अपील कर रहे थे। इसी बीच में अपील की जाती है कि जितेंद्र की तरफ से अक्टूबर 2016 की बात है, राष्ट्रपति
इस अपील को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। जैसे उम्र कैद में तब्दील करते हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि जब तक ये ज़िंदा है तब तक सलाखों के पीछे ही रहेंगे और तब तक इसकी प्राण नहीं निकल जाती है, यानी कि मारनों के उपरांत ही ये जेल से बाहर जा सकते हैं। इसी बीच में नारायण राम और के दिमाग में एक बात आती है कि वो अपने वकील से बात करता है और कहता है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब उसकी उम्र कम थी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो उपलब्ध कराए जाते थे 12 साल 6 महीने के आसपास की उम्र थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखवाया गया था 22 साल। यह बात अब तक निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति तक नहीं ध्यान आई, लेकिन अचानक ही साल 2000 में ये 18 में उसको याद आती है। जब साल 2018 में बात याद आती है तो उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनः सुनवाई जाती है। सुनवाई करने के बाद उसको साल 2023 मार्च का वो महीना था, नारायण राम जितने यह गर्भ में पल रहे बच्चे सहित 7 कत्ल किए थे उसको बरी कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। और वो जब छूटता है तब ये खबर सुर्खियां बन जाती है कि लगभग 28 साल बाद जिस कातिल ने 7 कत्ल किए थे वो छोड़ दिया जाता है। कानून लचीला था, शायद इसीलिए 7 कत्ल करने के बाद भी वो आज भी अपने माँ के साथ इस आराम से घूम रहा है और फ्री। एक पत्रकार ने उसका फ़ोटो खींचा तो वो मुस्कुरा कर आते हुए हंसते हुए उसने अपने फ़ोटो खिंचवाया, जैसे कि उसने कोई पाप किया ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमको किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही इसका एक आरोपी होता है जितेंद्र कुमार। यह एक बच्चे का मर्डर किया था कि सब नानी के पास छोड़ने जाता है, उसको चाकू से गोद दिया जाता है। वो आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। लेकिन इस कहानी का मुख्य आरोपी, मेन आरोपी जो था वो नारायण राम, चेतन राम था। आज भी सलाखों से बाहर है, आराम से फ्री घूम रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि वो जो 7 कत्ल करके भी घूम रहा है तो हमारा कानून लचीला है या नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उसके साथ क्या होना चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।